बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। जस्टिस जहांगीरी का फ़ैसला और मोदी सरकार को बड़ा झटका, इन दो ख़बरों से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इन दो ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे 26 नवंबर के दिन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने क्या बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस गलती का एहसास हुआ है, फिर इन दो ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले मोदी सरकार की बात कर लेते हैं, भारत सरकार की बात कर लेते हैं, भारतीय फ़ौज की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, दुबई में जो 19वां एयर शो हुआ, किसी भी एयर शो में ऐसा अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ कि जो लड़ाका तैयारे वहाँ पे लाए गए, जिन लड़ाका तैयारों की वहाँ पे नुमाइश की गई और जिन लड़ाका तैयारों ने अपने फ़िज़ाई जो करतब वहाँ पे दिखाए, कभी कोई फाइटर जेट जो है वो नहीं गिरा। और ये पहला मौका था दुबई शो के 19वें शो में कि भारत का जो अपना लोकल मैन्युफैक्चर्ड किया गया जो फाइटर जेट था, तेजास जिसको बोलते हैं, वो फ़िज़ाई करतब दिखाते हुए गिर के तबाह हो गया। अब ये जो अफसोसनाक वाक़या लड़ाका तैयारे गिरने का जो दुबई शो में पेश आया, इसने मोदी सरकार को, भारतीय फ़ौज को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। क्योंकि एक इंडस्ट्री जो है वो मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज कायम करने जा रही थी कि ये तेजास के जो फाइटर जेट हैं, भारत इन्हें दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करेगा, दीगर ममालिक को बेचेगा, फ़रोख्त करेगा। लेकिन इस अफसोसनाक हादसे ने जो भारतीय सरकार की या भारतीय फ़ौज की जो आर्मीनिया के साथ डील हो रही थी, 1.5 बिलियन डॉलर की, 1.2 बिलियन डॉलर की, जिसमें 12 जो फाइटर जेट हैं वो आर्मीनिया ने भारत से ख़रीदने थे। इंडिया और आर्मीनिया की बातचीत चल रही थी, आर्मीनिया ख़रीदना चाहता था, भारत बेचना चाहता था। लेकिन इस तेजास फाइटर जेट के इस हादसे ने इस डील को मुअत्तल कर दिया है। आर्मीनिया की जानिब से फ़िलहाल ये फाइटर जेट ख़रीदने का जो इरादा था, उस इरादे को तर्क कर दिया गया है। तो ये मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी डिग्री का मामला उठा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल हुआ, कराची यूनिवर्सिटी तक उनकी डिग्री के मामले को चैलेंज किया गया। अब काउंसिल में केस पेंडिंग है। कराची यूनिवर्सिटी सिंध हाई कोर्ट में अलग से वहाँ पर जहांगीरी साहब की दरख्वास्त पड़ी है कराची यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। लेकिन इस दौरान जब से उनकी डिग्री का मामला सोशल मीडिया और मीडिया पे पब्लिक हुआ या मंजर आम पे आया, जहांगीरी साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दीगर 4 जज हैं, मोहसिन कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज़ इसाक साहब, सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा, आप ख़ुद इस बात के विटनेस हैं, गवाह हैं कि इन 5 जजेस से हवा नहीं गुजरा करती थी। ये 5 जज यूनाइटेड थे, मुत्तहद थे। पिछले दिनों जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहांगीरी साहब को काम से रोका, जुडिशल वर्क से रोकने के हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया, तो 5 जज सुप्रीम कोर्ट में आए थे और 5 जजेस ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में एंट्री दे के अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, एक पैगाम दिया था अपनी यूनिटी का। लेकिन अब आप ये देखें कि वही जहांगीरी साहब हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं ट्रांसफरिंग जजेस के ख़िलाफ़। 5 जजेस ने चैलेंज किया था, लेकिन जो आईनी अदालत के जुरिस्डिक्शन पे जो सवालात उठाए गए हैं, क्या आईनी अदालत के पास दायरा अख्तियार नहीं है, इंट्रा कोर्ट अपील पे समाअत नहीं कर सकती आईनी अदालत, उसमें जहांगीरी साहब ने 4 जजेस का साथ नहीं दिया, बल्कि जहांगीरी साहब ने 4 जजेस से फासला अख्तियार कर लिया। आईनी अदालत के जुरिस्डिक्शन को जहांगीरी साहब ने चैलेंज नहीं किया। अब कल आप देखें, हम जो बात आपके साथ, जो ख़बर आपके साथ शेयर नहीं कर सके,
जहांगीरी साहब की डिग्री के मामले पे जो उनकी क्वालिफ़िकेशन को चैलेंज किया गया मियां दाऊद वकील की जानिब से कि जब जहांगीरी साहब को वकील से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया तो ये क्वालिफाइड ही नहीं थे, ये अहलियत नहीं रखते थे, ये डिसक्वालीफाई थे। उस पिटीशन पे कल समाअत होना थी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस आज़म खान साहब ने गलबन इस केस की समाअत करना थी, लेकिन कल की ये कार्रवाई जो है वो बग़ैर समाअत के मुलतवी कर दी गई। बग़ैर समाअत के कल की कार्रवाई को मुलतवी कर दी गई। लेकिन इंडिकेशन ये मिलती हैं, तासुर ये मिलता है कि शायद, बल्कि कुछ ज़राए भी बताते हैं कि कहीं ना कोई बातचीत है, मामलात को सेटल किया जा रहा है, चीज़ों को सुधारने की, सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात हकीकत है, फैक्चुअल दुरुस्त है कि हाई कोर्ट में कल की समाअत नहीं हो सकी और उसकी वजह नहीं पता चल सकी भी क्यों कल की समाअत को जो है वो मौखर किया गया है। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, जिसने इमरान खान साहब की डायरेक्शन से रास्ता निकालते हुए, इमरान खान साहब की डायरेक्शन क्या थी कि 9 मई में जितने लोग भी कन्विक्ट हुए हैं उनकी जगह पे इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। लेकिन 2 जगहों पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। एक जो हमाद अदर साहब के वालिद मियां अदर साहब का इंतकाल हुआ, वहाँ पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया गया। वजह क्या थी? तहरीक इंसाफ को था कि हमारी मकबूलियत है और हम ये सीट बड़ी आसानी के साथ निकालने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, NA-18 उमर अयूब साहब 9 मई के केस में कन्विक्शन के बाद डिसक्वालीफाई कर गए, लेकिन तहरीक इंसाफ को था कि ये हल्का जहाँ पे 80,000 के मार्जिन से उमर अयूब साहब जीते हैं, ये हल्का हम रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों हलकों में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला इमरान खान साहब के डायरेक्शन के बरखिलाफ़ जाके किया गया, बरक्स जाके किया गया। भाई हमने अपनी मकबूलियत दिखानी है कि हमारी अभी भी अवाम में जो है वो सह है, अवाम में हमारी मकबूलियत मौजूद है। लेकिन बाई इलेक्शन में ज़मीनी इंतखाबात में जो शिकस्त हुई है NA-18 में, NA-129 लाहौर में, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंखें खोल दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन 2 हलकों में नाकामी के बाद सोचने पे मजबूर कर दिया है। अच्छा, किस बात पे सोचने पे मजबूर किया है? उसमें बहुत सारे सवालात हैं। एक सवाल तो ये है कि जो महाज राय की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, क्या इस कन्फ्रंट्रेशन की सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत चल सकती है? क्या कन्फ्रंट्रेशन की सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉलिटिकल जो स्पेस है जो कम हो रही है PTI की, क्या उसको रिस्टोर, उसको बहाल कर सकती है? और इस बात पे भी सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है कि क्या महाज राय की सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टा इसका नुकसान हो रहा है। और बैरिस्टर गौर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी इस बात का एतराफ़ किया गया कि ये NA-18 का हल्का हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन का, अपनी कामयाबी का दिफा करना चाहिए था, जो हम दिफा नहीं कर सके। अब बैरिस्टर गौर साहब और भी सवालात उठा रहे हैं कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं होती, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब को और तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि ये चलें एक एलिमेंट्स है कि आपकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती, लेकिन इससे पहले जब गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, बड़ी आसानी के साथ और ख़ामोशी के साथ जाकर आप ताकतवर लोगों के साथ मुलाकात कर लेते थे। ताकतवर लोगों की आशीर्वाद के साथ आपकी और टाइमिंग में और दिनों में खान साहब के साथ अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाते थे, आपकी मुलाकातें हो जाती थीं। तो अब ये रुकावटें क्यों आई हैं? तो बैरिस्टर गौर साहब की NA-18 में शिकस्त के बाद उमर अयूब साहब के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की महाज राय की जो सियासत, जो हिकमत अमली है, उस पर पार्टी की सतह पर असर नौ जो है वो गौर करने की तरफ जो है वो पार्टी माइल होती हुई दिखाई दे रही है। और आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुरानी क़यादत है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब हैं, जिसमें इजाद चौधरी साहब हैं, जिसमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया था खान साहब को ख़त लिख के कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, हमें पॉलिटिकल मुज़ाकरात भी, यानी सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात भी करने चाहिए, हमें ताकतवर जो हल्के हैं उनका दरवाज़ा भी खटखटाना चाहिए।
तो अब तहरीक इंसाफ इस बात पे गौर कर रही है कि क्या हमें मुज़ाहमत का बयानिया लेके चलना है या हमें मुफाहमत और मुज़ाकरात और बातचीत की पॉलिसी को आगे चला के अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस और अपने लिए सियासी रास्ता बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि पार्टी के सतह पे NA 18 में और NA 129 की शिकस्त के बाद, जो कि अब तहरीक इंसाफ को अपनी गलती का एहसास है कि अगर बाइकआउट करना था तो सारा बाइकआउट करते, लेकिन इन 2 हलकों में नाकामी ने हमारी जो मकबूलियत है, उस मकबूलियत का जो बयानिया है, उस बयानिया को तार तार करके रख दिया है। अच्छी बात है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ आती है, और मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में बात करता हूँ, तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने के साथ साथ मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की तरह रिएक्ट करना चाहिए। माजरत के साथ जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, कुछ दोस्त नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्चुअली दुरुस्त है। पाकिस्तान की सियासत में 2011 से ऑनवर्ड अगर हम चलें, पीपल्स पार्टी ने तो नून लीग ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया था। उस मिसाक जमहूरियत के डॉक्यूमेंट्स को इमरान खान साहब ने भी ओन किया, दीगर सियासी जमातों ने भी ओन किया, लेकिन हमारी सियासत में तशद्दुद फिर दोबारा कब से आया? 2011 के बाद, जब खान साहब का अक्टूबर 2011 का मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब हुआ, यहाँ पे धरने दिए गए, पार्लियामेंट के साथ टक्कर लगाई गई, पार्लियामेंट के जंगले तोड़े गए, PTV पे अटैक हुआ। मैं नहीं कहता PTI ने किया या तहरीक लब्बैक ने किया, ये सब कुछ हुआ। आज भी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान थे, जो अफसरान थे, उन्हें पकड़ के उनका फेंटा लगाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। जिन वायलेंट एलिमेंट्स को इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा, खान साहब ने उन पुरतशद्दुद अनासर को पुलिस के गिरफ्त से रिहा करवा दिया, मावराए कानून जाके, मावराए अदालत जाके, और फिर लॉकडाउन इस्लामाबाद। और एक और चीज़ है, खान साहब जब हुकूमत में तब भी अपोजिशन के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं थे। आज खान साहब अपोजिशन में हैं तो अब वो हुकूमत के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। अलबत्ता मुज़ाकरात के ज़रिए तहरीक इंसाफ की जो सेन की आदत है, जिसका मौक़िफ़ है कि बातचीत होनी चाहिए, निगोसिएशन होनी चाहिए और मीडिया से हटके होने चाहिए, इससे रास्ता बन सकता है, पॉलिटिकल स्पेस हासिल हो सकती है। इस पे मेरे ख़्याल से बड़ी संजीदगी के साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचती है और इस फैसले को लेके चलती है तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि मेरी ख़बर या मेरी राय के मुताबिक ये फ़ैसला किया गया है कि तशद्दुद वाली सियासत को बिल्कुल इंटरटेन या तशद्दुद वाली सियासत की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़े, बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात बातचीत से रास्ता निकल सकता है, लेकिन ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करते हैं तो हतमी फ़ैसला बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का होता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज 26 नवंबर का दिन है और 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया बनाया था, वो बयानिया अपनी जगह पे, लेकिन आज के दिन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। और ये स्टेटमेंट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो शुरका थे उनके साथ मुलाकात में और मुलाकात या उस तकरीब से खिताब करते हुए आसिम मुनीर साहब का सामने आया है। और DG ISPR की जानिब से या ISPR की जानिब से ये स्टेटमेंट आज के दिन जारी किया गया है पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को, जिसमें ये बात कही गई है कि हर शहरी का जो तहफ़्फ़ुज़ है, हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना फ़ौज पाकिस्तान की अवलीन तरजीह भी है, फ़ौज पाकिस्तान का फ़र्ज़ भी है। अब इसमें भारत के लिए पैगाम भी है और अफ़गानिस्तान के लिए पैगाम भी मौजूद है। और इसमें आसिम मुनीर साहब का ये भी कहना था कि जो चैलेंजेस मुल्की सलामती से मुतल्लिक, मुल्की सिक्योरिटी से मुतल्लिक, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं, तमाम चैलेंजेस का फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन, फ़ौज पाकिस्तान जो ये बात कह रही है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के दिफा के लिए, मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वहीं ये बात भी स्टेटमेंट में आसिम मुनीर साहब ने कही है कि फ़ौज पाकिस्तान वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ तावन जो है वो जारी रखेगी। तो इसमें तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद की किरण भी है, उम्मीद की रोशनी भी है कि सिस्टम के साथ जब आप चलेंगे, सिस्टम को जब आप चैलेंज नहीं करेंगे, अपना एहतजाज भी करें, अपने एतराज़ात, अपने सवालात भी उठाएं, लेकिन चैलेंज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, एतराज़ वाली बात और सवाल वाली बात होनी चाहिए। तो इसमें एक रे ऑफ होप भी है कि आप उनके साथ
ताकतवर धड़ों के साथ, हलकों के साथ भी इंगेज हों और सियासी लोगों के साथ भी इंगेज हों। इसके साथ साथ नाजरीन, उमर अयूब साहब 4 अक्टूबर का उन पर मुकदमा है, लेकिन 4 अक्टूबर के ATC कोर्ट में ट्रायल में जनाब उमर अयूब साहब पेश नहीं हुए, तो आज अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने उनकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल तलब कर ली गई हैं कि बाकी सरकार उसको ज़ब्त किया जा सके। उमर अयूब साहब का पासपोर्ट और जो शनाख्ती कार्ड है उसकी ब्लॉकेज के हवाले से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे फिर मेरा वो सवाल आता है कि इस्लामाबाद की कोर्ट बार बार अली मीन गंडापुर साहब के अरेस्ट वारंट जारी करते, लेकिन गंडापुर साहब पेश नहीं होते। यहाँ पे उमर अयूब साहब भी पेश नहीं हुए, उनके भी कई बार अरेस्ट वारंट जारी किए गए। तो उनके खिलाफ तो इंतहाई कार्रवाई, प्रॉपर्टीज़ की डिटेल, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की शुरू कर दी गई है। अलीमा खान के खिलाफ भी शुरू की गई थी। तो अली मीन गंडापुर साहब के साथ जो कंसेशन है अदालती, ये कंसेशन क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।